देखिएगा बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक इंट्रो के अंतर्गत आप क्या देखने वाले हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले अध्याय का नाम क्या है, अध्याय 3, दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है अध्याय का, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अर्थात ऐसे वेरिएबल है, कितने वेरिएबल है, दो वेरिएबल, अर्थात दो चर हैं। चर क्या होता है, सबसे पहली बात क्या आती है, चर क्या होता है, ठीक है। तो चर क्या होता है, ऐसी राशियां होती हैं, चर का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा। ऐसी राशियां होती हैं जिनका मान अनिश्चित होता है, अर्थात किसी भी समय और परिस्थिति के अनुसार इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। चर राशियां कहलाती है, क्या कहलाती है, ऐसी राशियां, ऐसी राशियां जिनका मान अनिश्चित होता है, अर्थात किसी भी समय परिस्थिति में इन्हें बदला या चेंज किया जा सकता है, ठीक है। चर राशियां कहलाती है, चर राशियां कहलाती है, चर राशियां कहलाती है। अर्थात ये जो चर राशियां होती है वे किस प्रकार की होती हैं, वे एक अंग्रेजी के जो अल्फाबेट्स हमारे होते हैं वही सारी जो राशियां होती है वे क्या कहलाते हैं, अल्फाबेट्स को हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं हम यहाँ पर ABCX YZGHI, ठीक है। ये सभी क्या है, चर राशियां, अर्थात इनका मान क्या है, निश्चित नहीं है, ठीक है, अनिश्चित है। कैसे अनिश्चित है, देखो मैं एक ही जगह आज इस जगह पर 20 भी ले सकता हूँ और आज से 500 साल बाद मैं एक ही जगह 500 भी ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, ठीक है, ले सकता हूँ ना। ऐसे ही मैं आज जी को 5 मान लूं और कल जाके मैं उसको 500 मान लूं तो मैं कर सकता हूं। अगर मैंने ऐसा ले लिया कि भैया 2, क्या ले लिया, 2, तो आज ही जिस समय ये 2 है, आज से 5 साल बाद भी ये 2 ही रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये जो मान है वो क्या है, निश्चित है, 2 मतलब 2। तो ऐसे मान जो होते हैं, जो निश्चित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अचर राशियां कहलाती है। और इनके मान क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, इनको समय परिस्थिति में हम चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। क्या होते हैं ये, अचर कहलाते हैं, सॉरी चर कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, दो चर, अर्थात समीकरण किस प्रकार की, जिसमें क्या होने चाहिए, दो चर होने चाहिए। दो चर वाला क्या है, रैखिक समीकरण। अर्थात रैखिक का मतलब क्या होता है, रैखिक का मतलब होता है सीधे घात से, किससे होता है, घात, अर्थात इन वेरिएबल्स या इन चरों की घात कितनी होगी, 1 होगी। इन चरों की घात कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है। रैखिक का मतलब समझ में आ गया। और समीकरण मतलब एक ऐसे फॉर्मेट के रूप में आपने इसको लिखा होगा कि देखने में आपको लगे कि हाँ वास्तविक समीकरण या युग्म के रूप में आपको ये दिखेगा, ठीक है। युग्म भी नहीं कह सकते, समीकरण ही बोलेंगे इसको, ठीक है। फॉर्मेट के रूप में आपको ये दिखेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण इस प्रकार से हैं कि जिनमें ऐसे समीकरण, ठीक है, परिभाषा बता रहे दो चर वाले रैखिक समीकरण की, कि ऐसे समीकरण या ऐसे संगत समीकरण जिनमें क्या होते हैं, दो चर होते हैं और इन चरों की घात कितनी होती है, 1 होती है। इन चरों की घात क्या होती है, 1 होती है। वे क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं, ठीक है। ये तो बेसिक इंट्रो में ये परिभाषा है, आपको क्या करनी है, लिखनी है, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे में अब यहाँ हम देखेंगे कि भैया ये दिखता कैसा है, ठीक है। इतनी बात तो आपने कर ली, अब ये दिखेगा कैसे, इसका रंग रूप क्या होता है, ठीक है। तो हम ये देखने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो ये किस रूप का दिखेगा,
हमको ये देखो एक चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है, एक्स प्लस बी बराबर 0, ये होता है ना, एक्स प्लस बी बराबर 0, जहां पर क्या होता है ए बराबर नहीं होता है 0 के, ठीक है, ये होता है ना। ये क्या है, एक चर वाला रैखिक समीकरण। दो चर अर्थात दो चर लेने पड़ेंगे। कैसे बात दिखेगा, देखो एक चर में लिखेंगे तो ये लिखेंगे, ठीक है। दो चर चाहिए तो मैंने क्या किया, इसको एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, एक सी क्या है कांस्टेंट मान है, ठीक है, बी यहाँ क्या था कांस्टेंट मान था, बराबर 0। बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या था, ए कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अर्थात चर के साथ जो गुणांक है, जो कोफिशिएंट है, वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ कितने चर है, दो चर है, तो इनके साथ वाले कोफिशिएंट भी क्या होने चाहिए, कभी भी 0 नहीं होने चाहिए, अर्थात ए और जो बी है वो कभी भी बराबर नहीं होंगे 0 के। अगर वो 0 होंगे तो वो रैखिक समीकरण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है आपको। पहली बात हमने यहाँ पर ये देखी, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब यहाँ हम बता देते हैं ए और बी कभी 0 नहीं होने चाहिए, और ए बी व सी क्या है कोफिशिएंट है या गुणांक है, ये सभी क्या है गुणांक है। अब दूसरा देखते हैं हम, दूसरा क्या देखते हैं कि ये जो समीकरण बनती है इन सभी को आपको कॉपी में लिखना है, ठीक है। और लिखने के बाद आपको बताना है कि ये क्या किस प्रकार का दिखाई देता है। दूसरा क्या है, समीकरण का प्रत्येक हल इसको निरूपित करने वाली रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है, ठीक है। देखो अब ये जो समीकरण बनी, इस समीकरण को आप हल करोगे तो किसका मान आएगा, इस x का और इस y का मान आएगा, अर्थात समीकरण को जब आप हल करेंगे तो मान क्या आएगा आपके पास, x का और y का मान आएगा। ये x और y का मान क्या दर्शाएगा, ये x और y का मान ये दर्शाएगा कि किसी भी ग्राफ पर अगर आप इस बात को बता रहे हैं तो ये इसकी ये x और y जो है उसको क्या दर्शाएगा, देखिएगा x और y इस समीकरण को क्या दर्शाएगा कि यह इसके क्या है हल है या एक बिंदु है। अर्थात ये जो समीकरण है, अगर आपने इस ग्राफ के ऊपर इसको बनाया और इस समीकरण को आप दर्शा रहे हैं साहब इस प्रकार से, तो इस ग्राफ के ऊपर जो ये बिंदु आया एक्स वाई वाला, ठीक है, एक्स अक्ष ये है, वाई अक्ष ये है, तो ये एक्स वाई क्या हो गए, निर्देशांक हो गए, ठीक है। ये निर्देशांक कहाँ दर्शा रहा है, यहाँ दर्शा रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये जो है बिंदु अर्थात ये एक्स वाई जो निर्देशांक है वो इस समीकरण के क्या है निर्देशांक है, या इस समीकरण का ही वो एक क्या है बिंदु है। बात समझ में आ रही है आपको, आगे सब आपको क्लियर हो जाना है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट आप क्या लिखेंगे कि इस समीकरण, दूसरा लिख रहे हैं इस समीकरण के निर्देशांक अर्थात एक्स वाई इस समीकरण के बिंदु होंगे, इस समीकरण के क्या होंगे बिंदु होंगे, ठीक है। ये नियम भी आपको एक तरह से, अगर आपको ये नियम याद नहीं होते हैं तो आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से जब कर लेंगे तो आपको एक पूरी जीवानी मुंह जीवानी याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब रैखिक समीकरण तो हमने ये बना ली, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या करनी है हमको, देखिएगा तीसरी बात जब हम करेंगे तो उसमें हमको क्या देखना है कि ये जो समीकरण आपने ले ली है, अब देखो कि दो चर वाले समीकरण क्या हो गया, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चर वाला समीकरण है। दो चर वाले समीकरण एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में क्या होगा कि एक्स वाई समीकरण जो है वो एक दूसरे के संगत भी हो सकता है और विलोम भी हो सकता है, अर्थात ये जो एक्स वाई निर्देशांक है, तीसरा बता रहे हैं हम कि, ठीक है, ये हमारा हल चल रहा है एनसीईआरटी का। कौन सा हल चल रहा है, एनसीईआरटी। एक्स धन बी वाई धन सी बराबर 0 में ये जो एक्स वाई निर्देशांक है, ये एक्स वाई जो निर्देशांक है ये संगत भी हो सकते हैं, संगत भी हो सकते हैं और विलोम भी हो सकते हैं, संगत भी हो सकते हैं और विलोम भी हो सकते हैं। क्या लिखेंगे आप कि
दो चर वाले रैखिक समीकरण ax धन by धन c बराबर 0 में ये जो निर्देशांक होते हैं x y अर्थात जो बिंदु होता है वह संगत भी हो सकता है और विलोम भी हो सकता है। संगत का तात्पर्य है कि एक ही चतुर्थांश के अंदर मिल जाए आपको, या फिर विलोम का मतलब है कि इस चतुर्थांश में आपको x मिले, y इस चतुर्थांश में मिले, कभी यहाँ मिले कभी यहाँ मिले। ठीक है, चार चतुर्थांश होते हैं, आपने देखे है ना चार चतुर्थांश, ठीक है, नवीं में देखा होगा। तो चार चतुर्थांशों में से अगर अलग अलग पर आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? विलोम। और अगर एक ही चतुर्थांश के अंतर्गत आ रहे हैं तो क्या कहलाएंगे? संगत। ठीक है, तो ये संगत भी हो सकते हैं और विलोम भी हो सकते हैं। बात समझ में आ गई आपको? तीसरा लिखेंगे, चौथा लिखेंगे आप, ये नियम है इसके। चौथा पॉइंट आप लिखिएगा। चौथा पॉइंट क्या बोलता है? चौथा ये बोलता है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण में दो चर वाले रैखिक समीकरण में, देखो दो चर वाले रैखिक समीकरण में अब दो चरों का मान कैसे निकाला जाएगा? अर्थात देखिएगा, अगर ये समीकरण बन गई ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो एक का मान रखना पड़ेगा या दूसरे का मान रखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हल होगी। या तो x का मान रखो या y का मान रखो, तब जाके हल होगी। अब हमको मालूम है भैया x का मान भी मालूम नहीं, y का मान भी मालूम नहीं, तो आप इस समीकरण को हल कर सकते हो क्या? नहीं कर पाएंगे ना। तो इस समस्याओं को दूर करने के लिए इस समीकरण को हमने क्या किया? दो भागों में विभाजित किया। अर्थात इस समीकरण को हम किस प्रकार से डिनोट किया कि हमने दो समीकरण बनाई। कैसे बनाई? a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ठीक है, दूसरी समीकरण बनाई हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये दो समीकरण जब बनी, ये दोनों के फॉर्मेट एक जैसे हैं, ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण है। तब जब हम इनको हल करते हैं तब जाके हमारे पास x और y के मान आ जाएंगे। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, एक समीकरण से हम मान निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? या तो हमें y का मान आवश्यक होगा या फिर x का मान आवश्यक होगा। परंतु अगर जब दोनों के मान नहीं रहेंगे तो आप मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए हमने क्या किया कि किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो x y जो चर है इनके मान अगर हमको निकालना है तो हमें कितने समीकरणों की आवश्यकता न्यूनतम होगी? दो समीकरणों की आवश्यकता अवश्य होगी। यहाँ पर क्या होगा? a1 b1 वो कभी भी बराबर नहीं होंगे शून्य के। ठीक है, बात समझ में आ रही है? दूसरा क्या बोलोगे? a2 और b2 वो भी कभी बराबर नहीं होंगे शून्य के। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, यहाँ भी ये बात हमने कही। तो चौथा पॉइंट आप क्या लिखेंगे? इस प्रकार से लिखेंगे। अब देखो इन दोनों को बोलेंगे क्या? ठीक है, अब इतना कार्य तो हमने कर लिया, दो समीकरण भी लिख दी। क्यों लिखी? हमें जानकारी भी मिल गई कि इस कारण से हमने इसको लिखी। परंतु अब इन दोनों को बोलेंगे क्या? ठीक है, इन दोनों को हम बोलेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। क्या बोलेंगे? युग्म। युग्म मतलब जोड़े। बात समझ में आ गई? कहीं भी प्रश्न में युग्म की बात आए तो आप क्या समझाएंगे वहां पर कि दो समीकरणों की क्या हो रही है? बात हो रही है। बात समझ में आ गई? ये दो समीकरण जब एक साथ लिखाएगी, दोनों समीकरण जब एक साथ बात की जाएगी इनकी, तो ये क्या कहलाएगी? दो चर वाली रैखिक समीकरण वाले युग्म, या दो चर वाले रैखिक समीकरण के युग्म। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो इन दोनों को हम क्या बोलेंगे? युग्म बोलेंगे। तो तीसरी बात अब देखते हैं हम। इसमें एक बात और है कि ये जो युग्म बनेंगे, अगर मैं इस a1 का वर्ग करूं और b1 के वर्ग को इसमें जोड़ दूं, a1 का वर्ग करके और b1 का भी वर्ग करके जोड़ दूं, तो ये मान 0 के बराबर कभी नहीं होगा। एक बात और यहाँ पर आपको देखनी है। बात समझ में आ रही है? अर्थात a1 और b1 के वर्ग करके इन दोनों को जोड़ूं तो ये बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। इसी प्रकार से a2 और b2 का वर्ग करके अगर मैं जोड़ूं तो ये भी बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ये दो बात और यहाँ पर आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखिएगा अगली बात में हम देखते हैं अगला नियम क्या है। ये महत्वपूर्ण नियम है। इस महत्वपूर्ण नियम से आपको क्या जानकारी मिलेगी? देखिएगा, ये महत्वपूर्ण नियम देखिएगा आप, ये बहुत आवश्यक है। महत्वपूर्ण लॉ, महत्वपूर्ण लॉ, अध्याय 3 के महत्वपूर्ण लॉ क्या है?
कि जब, पहला लिखिएगा, जब दो रेखाएं या रेखाओं के युग्म, ठीक है, जब दो रेखाएं या रेखाओं के युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो प्रतिच्छेद करेंगे अर्थात प्रतिच्छेद कहाँ करेंगे, जैसे कि मान लो एक रेखा ये इस प्रकार से गुजर रही है, ठीक है, और दूसरी रेखा इस प्रकार से यहाँ से गुजर रही है, तो इसका जो ये कटान बिंदु है अर्थात ये कटान बिंदु क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेद बिंदु कहलाएगा। और जब भी इस प्रकार की कोई युग्म बनेगा या जब भी इस प्रकार का कोई बिंदु अगर हमें प्राप्त होगा तो हम यहाँ बोलेंगे कि इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, इस समीकरण, इन दोनों समीकरण युग्मों के क्या हल होंगे, उत्तर क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। ठीक है, अद्वितीय हल का मतलब क्या होता है, इसके समान दूसरा नहीं हो सकता। अर्थात यहाँ जो निर्देशांक आया, सपोज मान लो 1 2 आया या मान लो x y आया, तो इस x y के अलावा और कोई मान यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, अर्थात ये जो समीकरण किस प्रकार की होगी, अविरोधी संगत समीकरण। किस प्रकार की कहलाएगी, अविरोधी संगत समीकरण कहलाएगी। बात समझ में आ रही है। अर्थात जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी तो इसका बिंदु क्या कहलाएगा, इसका बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु और प्रतिच्छेद बिंदु होगा और इस समीकरण या इन समीकरणों के अद्वितीय हल होंगे। क्या बताया जा रहा है कि इन समीकरणों के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा और कोई हल नहीं हो सकता। ठीक है, तब ये समीकरण युग्म किस प्रकार के कहलाएंगे, तब ये समीकरण युग्म क्या कहलाएंगे, अविरोधी। उस समीकरण युग्म का नाम क्या बन जाएगा जब अद्वितीय हल होगा, अविरोधी संगत समीकरण कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, अविरोधी संगत समीकरण कहलाएगा। जब दो रेखाओं या युग्म एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे तो इसका बिंदु प्रतिच्छेद बिंदु होगा और इस समीकरण के अद्वितीय हल होंगे। तब ये समीकरण युग्म अविरोधी संगत समीकरण कहलाएगा। बात समझ में आ गई आपको, इस डायग्राम से पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नियम था। ठीक है, तो अब देखो दूसरा देखिएगा, इसी के अंतर्गत मैं एक चीज और बता देता हूं। जब अद्वितीय की बात करेंगे, क्या करेंगे, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा तब जो इसके कोएफिशिएंट होंगे उस समीकरण के, ठीक है, देखो ये a1x प्लस b1y प्लस c इक्वल टू 0, एक युग्म तो ये रहा। दूसरा क्या है, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये जो दो समीकरण युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म है, दो चर वाले, तो इनमें जब अद्वितीय हल आएगा इन दोनों का, मान लो कि ये पहला वाला ये था और दूसरा वाला ये था, तब जब इनके जो निर्देशांक आए और निर्देशांक आने के बाद जो हल बने, अद्वितीय हल बना। जब अद्वितीय हल होगा तब आपको किस प्रकार से दर्शाना है, इस प्रकार से दर्शाना है, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। बात समझ में आई। जब अद्वितीय हल होगा तब आपको किस प्रकार से दर्शाना है, कोएफिशिएंट को, गुणांकों को, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2। अर्थात ये a1/a2 अगर करते हो तो ये b1/b2 के बराबर नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। पहली बात हमने यहाँ पर की। ठीक है, ये याद रखना आपको जरूरी है, पूरी याद आपको कंप्लीट याद हो जानी चाहिए। दूसरा देखते हैं, दूसरा, जब
रेखा युग्म, जब रेखा युग्म संपाती होंगे, जब रेखा युग्म संपाती होंगे तो इन रेखाओं के ऊपर बिंदुओं की संख्या अनेक होगी, अतः हम कह सकते हैं कि इनके अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। देखो क्या बात बोली हमने, जब रेखाएं संपाती होगी, संपाती कैसे होगी डायग्राम में देखिएगा। जैसे कि ये पहली रेखा थी, ये इस प्रकार से गुजर गई, ग्राफ के ऊपर ये पहली रेखा इस प्रकार से गुजर गई, ठीक है। तो देखो ये पहली वाली गुजर गई, तो दूसरी रेखा किस प्रकार से जा रही है, इसी के ऊपर से जा रही है। देखना बात समझ में आ रही है तुमको, इसी के ऊपर से क्या हो रही है, वो जा रही है। तो इस रेखा के ऊपर क्या होंगे, बहुत सारे बिंदु हमें प्राप्त होंगे, क्योंकि ये रेखा क्या कर रही है, हर जगह उसको क्या कर रही है, एक दूसरे को टच कर रही है, समझ रही है। तो देखो ये जो रेखा किस प्रकार की कहलाएगी, संपाती कहलाएगी। क्या कहलाएगी, संपाती कहलाएगी, ठीक है। एक के ऊपर एक, अर्थात मेरा ये जो हाथ है इसी के ऊपर दूसरा हाथ में रख दूं तो ये दूसरे हाथ को छुपा लेगा, ठीक है। तो अर्थात मैं क्या क्या टच कर रहा हूँ, मेरा पूरा हाथ क्या कर रहा है, दूसरे हाथ को टच कर रहा है, ठीक है। ऐसे इसको ये टच कर रहा है तो इसके ऊपर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, अनंत होगी। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसके हल कितने होंगे, अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे। क्या होंगे, अनंत अनेक इसके हल होंगे। बात समझ में आ गई, ठीक है। जब अनंत अनेक हल होंगे तो इस रेखाओं को क्या बुलाया जाएगा, इन रेखाओं का क्या नाम रहेगा, इन रेखाओं का नाम रहेगा आश्रित संगत समीकरण युग्म, ठीक है। अनंत अनेक हल होंगे तब ये रेखाएं आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएगी। तब ये क्या कहलाएगी, रेखाएं आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएगी, ठीक है। डायग्राम आप बना लीजिएगा, इससे याद रखिएगा, ठीक है। जब रेखाएं संपाती होगी तो इन रेखाओं के ऊपर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी, अनेक होगी। अतः हम कह सकते हैं कि इनके अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे, तब ये समीकरण क्या कहलाएंगे, आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे। इतना क्लियर है, राइट है, ठीक है। तो अभी आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएंगे, तो इनमें जो हम बताने जा रहे हैं, अब देखो जब अपरिमित रूप से अनंत अनेक हल होंगे तब आपको इनके गुणांकों को किस प्रकार से दर्शाना, गुणांक कौन है, a1 इसका a2, इसका b1 इसका b2, इसका c1 इसका c2, ठीक है। तो इनके गुणांकों को आप किस प्रकार से दर्शाएंगे, देखो दर्शाने का तरीका ये है, a1 बटे a2 बराबर होगा b1 बटे b2 बराबर होगा c1 बटे c2 के, ठीक है। बात समझ में आ रही। जब अनंत अनेक हल होंगे तब आपको दर्शाना किस प्रकार से, गुणांकों को आप किस प्रकार से दर्शाएंगे, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, क्लियर है, ठीक है। जब अनंत अनेक हल होंगे तब रेखाएं किस प्रकार की होगी, आश्रित संगत समीकरण युग्म कहलाएगी, ठीक है। तो जब अनंत अनेक हल होंगे तब ये रेखाओं के ऊपर बिंदु की संख्या कितनी होगी, अनेक होगी या अनंत होगी या अपरिमित होगी। बात समझ में आ गई आपको, ये दूसरे लोग से आपको क्या समझ में आया, जो भी बातें समझ में आई उसको आपको क्या करना है, लिखना है और याद करना है, ठीक है। अब देखो तीसरी बात देखते हैं, तीसरा क्या हो रहा है, ये महत्वपूर्ण था, बेसिक इंट्रोडक्शन आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने ये बेसिक इंट्रोडक्शन बहुत अच्छी तरीके से कर लिया तो आपको इस अध्याय में कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तीसरा क्या बोलता है हमारे पास, जब रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी तब
इन पर बिंदुओं की संख्या कुछ भी नहीं होगी, अर्थात इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा। अर्थात रेखा किस पर, ये देखो पहली वाली रेखा a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये इस प्रकार से जा रही है। दूसरी इसी के पास से इस प्रकार से गुजर गई, यहाँ से गुजर गई, कौन सी, a2x प्लस b2y प्लस c2। ठीक है, तो देखो ये एक दूसरे की क्या है, समांतर है। अर्थात मैं कहीं तक भी जाऊं, आगे तक भी जाऊं, वापस आ जाऊं, तब भी क्या है, ये दोनों एक दूसरे को क्या नहीं करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। तो कभी भी ये क्या करेगी, प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अगर प्रतिच्छेद नहीं करेगी तो क्या होगा, बिंदु ही प्राप्त नहीं होंगे हमको। ये दोनों प्रतिच्छेद ही नहीं करेगी तो बिंदु प्राप्त होगा ही नहीं, और बिंदु प्राप्त होगा नहीं तो इसका हल कितना होगा, कोई भी हल नहीं। जब बिंदु प्राप्त नहीं होगा तो हल क्या होगा, कोई भी हल नहीं होगा। ठीक है, तब जब कोई भी हल नहीं होगा तो वो रेखा युग्म क्या कहलाएगा, वो रेखा युग्म कहलाएगा होगा। तब वे रेखा युग्म क्या नाम होगा उसका, असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा, क्या कहलाएगा, असंगत समीकरण युग्म कहलाएगा। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, तो अब देखो जब कोई हल नहीं होगा, इन रेखाओं का कोई हल नहीं होगा, तब आप इसके गुणांकों को किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखो उसको दर्शाने का तरीका क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। क्लियर है, अरे क्लियर है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2। अर्थात ये इसके बराबर हो सकता है, ये इसके बराबर हो सकता है, परंतु ये दोनों इसके बराबर नहीं। ठीक है, तो ये आपने 3 महत्वपूर्ण नियम देखे। इन नियमों के आधार पर ही दो चर वाले रैखिक समीकरणों को आप आगे कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इनको फेर कॉपी में लिखिएगा, लिखने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसको सेंड कीजिए। बहुत बहुत